हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किताब से सेकेंड यूनिट के बारे में, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, क्या हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है और कितने तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आपको पता है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों की जॉब नहीं मिल पाती है, और क्या क्या कॉजेज हैं, कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को सही कर सकते हैं, ये सब चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब से। देखो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर इंसान, यानी कि हमारे जितने भी लोग बाग हैं वो सब काम तो करना चाहते हैं, जितने भी पीपल है वो काम करना चाहते हैं किसी भी वेज रेट पे, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है। वही क्या कहलाता है? अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पीपल आर विलिंग टू वर्क, लोग काम करना चाहते हैं किसी भी वेज रेट पर कि भैया बस काम मिल जाए हमें, आर एबल टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है। इस सिचुएशन को ही हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्कर कौन होता है। सर देखो समझो, वर्कर कौन होता है। देखो समझो, वर्कर एक वो इंडिविजुअल है जो एंगेज्ड है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज, अपनी सर्विसेज के द्वारा। एक ऐसा इंडिविजुअल जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज्ड है और कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें? जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है बाय रेंडरिंग हिज सर्विसेज। एग्जांपल क्या हो सकता है वर्कर्स के? हमारे पास फार्मर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, लेबर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बार्बर हो सकता है, ये सब हमारे पास वर्कर कहलाते हैं। अब वर्कर के हमारे पास दो टाइप है। सबसे पहला जो वर्कर होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, नेक्स्ट आता है हायर्ड वर्कर। अब सेल्फ एम्प्लॉयड को समझते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या होता है? ये वो वर्कर होते हैं जो कि एंगेज्ड हैं अपने ही बिजनेस और प्रोफेशन में। जैसे कि हमारे पास एक फार्मर है, वो अगर अपने ही फार्म पे वर्क कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा। लेकिन वही एक फार्मर अगर किसी और के फार्म पे वर्क कर रहा है तो क्या कहलाएगा? हायर्ड वर्कर, है ना। तो सबसे पहले तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब समझते हैं कि वो वर्कर है जो कि एंगेज्ड है अपने ही बिजनेस और प्रोफेशन में। जैसे कि एक फार्मर वर्क कर रहा है अपने फार्म पे, एक एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है अपनी ही फैक्ट्री में। ठीक है जी। अब चलते हैं हायर्ड की तरफ। हायर्ड कौन वर्कर कहलाते हैं? देखो समझो, हायर्ड वर्कर वो वर्कर होते हैं हु वर्क फॉर अदर्स। अभी मैंने आपको बताया जो दूसरों के लिए काम करते हैं, अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हैं, जैसे कि रेंडरिंग सर्विसेज टू अदर्स, और एज अ रिवॉर्ड बदले में उनको क्या मिलता है? बदले में उनको मिलता है वेजेस और सैलरीज मिलती है। क्या मिलती है? वेजेस और सैलरीज। ठीक है जी। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, जो डेली बेसिस वालों को मिलती है, कि जो डेली कमाते हैं रहेंगे। तो सैलरी होती है, सैलरी हमारे पास पर मंथ के हिसाब से मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे प्रूफ रीडर है, अगर वो किसी भी पब्लिकेशन हाउस में काम कर रहा है, या टीचर अगर स्कूल में जॉब कर रहा है ना, या फिर हमारे पास कोई फार्मर किसी और के फार्म पे काम कर रहा है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा ना। अब इसमें भी हायर्ड में भी दो कैटेगरी होती है। वो क्या है? वो है हमारे पास कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर। देखो समझो, कैजुअल वर्कर कौन वर्कर्स होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं हमारे पास डेली वेजर्स, जो हमारे पास बेसिकली जितने भी लेबर्स हो गए या इस तरीके के लोग हो गए जिनको डेली आपको कुछ मजदूरी मिल जाती है, वो हमारे पास कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर्स होते हैं। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर बेसिस, और ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। आज अगर ये काम पर है, कल को काम पर हो सकता है नहीं हो, कल को इनको कोई भी काम पर नहीं रखे, तो ये होते हैं हमारे पास कैजुअल वर्कर्स। दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, और इनको इस तरीके के कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते, जैसे पीएफ मिल रही है, ग्रेचुइटी मिल रही है, पेंशन मिल रही है। तो ये आ जाता है हमारे पास कैजुअल वर्कर। वो वर्कर जो कि डेली वेजर है, वो वर्कर जिनको आप रेगुलर बेसिस पे हायर्ड नहीं करते हो। तीसरी चीज इसमें क्या है कि इनको कोई भी इस तरीके का बेनिफिट नहीं मिलता, जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी होगी, पेंशन होगी। ठीक है। अब चलते हैं अपने रेगुलर वर्कर्स की तरफ। होते हैं परमानेंट पे रोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स, ये अपने एम्प्लॉयर के परमानेंट पे रोल पर होते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इनको ये सब बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि क्या? पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, हमारे पास पीएफ हो गया, ये सब मिल जाता है, और बेसिकली इनको सैलरी मिलती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का मतलब समझते हैं, लेबर सप्लाई रेफर्स टू दैट अमाउंट, वो अमाउंट की बात हो रही है हमारे पास, दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर, जो कि वर्कर्स को ऑफर करा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है सर? लेबर फोर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर्स
वर्किंग जो अभी काम कर रहे हैं, और विलिंग टू वर्क ये आ जाता है हमारे पास लेबर फोर्स में कि जितने भी वर्किंग है और वर्क करना चाहते हैं। इसके बाद आ जाता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स क्या होता है सर? जितने भी लेबर फोर्स हैं उसमें से आपको क्या माइनस करने होंगे? नंबर्स ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। ठीक है जी, ये इसका एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला भी आप कह सकते हो कि वर्कफोर्स कैसे निकलता है। जितने भी हमारे पास लेबर फोर्स है उसमें से क्या माइनस कर दो, क्या रिमूव कर दो? नंबर ऑफ पर्संस नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। वो इंसान जो काम नहीं कर रहे हैं पर करना चाहते हैं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन भी समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वर्कफोर्स रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्संस, वो लोग इंसान इसमें आ जाते हैं एक्चुअली वर्किंग जो अभी काम कर रहे हैं, और डज नॉट अकाउंट फॉर दोज, इसमें वो नहीं आते हैं who are willing to work। willing to work का मतलब क्या हो गया? जो काम करना चाहते हैं, यानी कि वर्किंग नहीं है। क्लियर हो गया जी। इसके बाद चलते हैं जॉबलेस ग्रोथ की तरफ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? देखो समझो, देखो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, वो अब भी जॉबलेस है। तो ग्रोथ कैसे हो रही है सर? ग्रोथ हो रही है एमएनसीज की मदद से। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो लेबर इंटेंसिव काम नहीं करती, वो कैपिटल इंटेंसिव तरीके से प्रोडक्शन करती है या अपना जो है आउटपुट जनरेट करती है। तो उससे क्या है? ग्रोथ हो रही है, अच्छा आउटपुट भी आ रहा है, अच्छी प्रोडक्शन भी हो रही है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। वो सब काम कौन कर रहे हैं? पहले वो लोग बाग काम करते थे लेकिन अब वो रिप्लेस हो चुके हैं कैपिटल यानी कि मशीन्स की मदद से वो काम होता है। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है इसके अंदर कि आर ग्रोथ प्रोसेस इज बीइंग इंक्रीजिंगली हाईजेक्ट बाय एमएनसीज। जितनी भी एमएनसीज है उन सब ने हाईजेक्ट कर लिया हमारा ग्रोथ प्रोसेस। एमएनसी कौन होती है? मल्टीनेशनल कंपनीज। ये कंपनी क्या करती है? देखो ये क्या करती है, ये ग्रोथ तो देती है लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से देती है। मैन पावर का यहां पर कोई भी काम नहीं होता, यानी कि इंसान कम होते हैं, मशीन ज्यादा होती है ना। आगे लिखा हुआ है इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है कि हमारे पास ग्रोथ अच्छी हो रही है, ग्रोथ फास्टर हो रही है, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही एम्प्लॉइज को। इसी को हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सर कैजुअलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जो भी टोटल वर्कफोर्स है उसमें एक परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। किस चीज की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है? कैजुअल हायर्ड वर्कर्स की परसेंटेज ओवर द टाइम, यानी कि समय के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। यही कहलाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स के जितनी भी हमारी टोटल वर्कफोर्स है उसमें परसेंटेज का इंक्रीज होना कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का समय के साथ साथ। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है सर इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन बेसिकली हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर, एक होता है हमारे पास फॉर्मल सेक्टर। लिखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है जी। अब फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल एक ऐसी ऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी की जिसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ जाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज आ जाती है और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आ जाते हैं। इनमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कम से कम 10 और 10 से ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए। ठीक है। और यही जो वर्कर्स इसमें काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? फॉर्मल वर्कर। सबसे पहले तो समझो कि हमारे पास तो कौन कौन आता है। एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, जो क्या करते हैं कम से कम हमारे पास 10 और 10 से ज्यादा वर्कर्स होने चाहिए। ये हमारे पास फॉर्मल कहलाता है और जो वर्कर उसमें काम करेंगे वो क्या कहलाएंगे? फॉर्मल वर्कर्स कहलाएंगे। ठीक है जी, समझ में आया। अब चलते हैं अपने इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? इनफॉर्मल सेक्टर एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का। सबसे पहली तो चीज क्या है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इकोनॉमी का। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट एंटरप्राइज आ जाती है इसमें। मेनली कौन आती है? प्राइवेट एंटरप्राइज, जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स। कितने वर्कर होने चाहिए? 10 से कम हो जाने चाहिए। बिसाइड्स क्या है? फार्मिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स। और जो इसमें वर्कर काम करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल वर्कर बोलने वाले हैं। समझ में आया? चलो जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है यानी कि बेरोजगारी होती है वो भी दो जगह पे हो सकती है। एक तो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हमारे पास शहरों में होती है जो कि होता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों को समझते हैं। सबसे पहले है रूरल, फिर है हमारे पास अर्बन। देखो रूरल का मतलब क्या है? रूरल में बेसिकली दो तरीके के हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एक तो होता है डिस्गाइज्ड, एक होता है हमारे पास सीजनल। सबसे पहले समझते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। बेसिकली अगर हमारे पास एक फार्म है, उस फार्म पे एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों की है कि हम 5 लोगों को उस पर रख सकते हैं, लेकिन हमने रखे हुए 10 हैं, तो ये क्या कहलाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है? देखो ये बेसिकली सबसे पहले तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। रूरल में सबसे ज्यादा लोग बाग किस चीज में एंगेज्ड है? वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। एग्रीकल्चर एक सीजनल होता है, किसी सीजन में तो अच्छा होता है, किसी सीजन में नहीं होता है। मतलब जब तक आपकी फसल ग्रो हो रही है तब तक तो आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपकी फसल ग्रो होने के बाद, हार्वेस्ट होने के बाद, आपकी जब मार्केट में सेल होगी तब आपको पैसा मिलेगा, तब तक तो आप बेरोजगार ही हो ना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? समझ गए? चलो जी अब इसका मतलब देख लेते हैं। इट अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड इन अ जॉब, कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो ज्यादा एंगेज इज मच मोर
देन रिक्वायर्ड टू अकम्प्लिश इट, के हमारे पास रिक्वायर्ड से ज्यादा हमने रखे हुए हैं, तो वो क्या है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके बाद आ जाता है सीजनल। सीजनल में क्या लिखा हुआ है, देखो, इट अकर सिंपली बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, के गांव में सबसे ज्यादा, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लोग बाग एग्रीकल्चर ही करते हैं, और वही क्या है हमारे पास, सीजनल है। ड्यूरिंग ऑफ सीजन के समय पे जो भी हमारे पास फार्मर वर्कर्स है आर आउट ऑफ द जॉब, उनको जॉब नहीं है उनके पास, दे हैव नो वर्क टू डू, उनके पास कुछ काम ही नहीं होता है, तो ऐसा कहां से आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है अर्बन। अर्बन में दो हैं, एक तो है हमारे पास इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में बेसिकली वो इलिटरेट पीपल आ जाता है। इलिटरेट का मतलब क्या होता है कि वो इंसान जो पढ़ लिख नहीं सकता, ठीक है। अब वो इंसान है लेकिन वो काम करना चाहता है, तो उसको कैसे काम मिल पाएगा जब वो पढ़ लिख नहीं सकता। तो हमारे पास क्या होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि इंडस्ट्रीज में उसको लोअर लेवल पे काम मिल पाएगा, अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी क्योंकि वो पढ़ लिख नहीं सकता। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडिया के अंदर जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है कि वो डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। मतलब ये हो गया कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो आपको डिग्री तो इजीली दे सकती हैं या डिग्री दे देती हैं, लेकिन स्किल्स बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। जो जॉब लगती है वो लगती है स्किल के बेसिस पे। आजकल का जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, डिग्री है, तो आपको किस काम का है, आपको अच्छी जॉब हो सकता है नहीं मिल पाए। लेकिन अगर आपके पास स्किल कम है, अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं है, तो तब भी जॉब मिल जाती है इजीली। स्किल्स का ही हमारे पास गेम होता है, ठीक है। अब समझते हैं सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल में क्या लिखा हुआ है। इसमें वो इलिटरेट पर्सन आ जाते हैं जो विलिंग टू वर्क है इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आ जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में लिखा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि क्या है, डिग्री ओरिएंटेड है। डिग्री होल्डर्स आर फेल टू फाइंड जॉब्स। जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उनके पास स्किल नहीं है तो उनको जॉब भी नहीं मिल पाती है। इसके बाद आ जाता है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट लिखा है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, के हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है या और सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं। लोग ज्यादा हैं, काम कम है। इस यही कारण है हमारे पास, सबसे मेन कारण है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का। लिखा है कि इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कौन सी, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है जी। इट इज द वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर, सबसे मुख्य कारण है किस चीज का, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का। इसके बाद है एग्रीकल्चर। समझो, इसके बाद होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बेसिकली होता क्या है कि एग्रीकल्चर हमारा बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है और काफी सारे लोग बाग आज भी इंडिया में बेसिकली एग्रीकल्चर ही करते हैं। जब तक वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट नहीं होंगे हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में या फिर टर्शरी सेक्टर में, तो हमारे पास इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहेगा। और एग्रीकल्चर भी हमारा अंडर डेवलप्ड है इंडिया में, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट है ना। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हम यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, ये हमारे पास मिसप्रिंट है, यहां से पढ़ लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। क्या है जी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इसमें बेसिकली आ जाता है, इरिगेशन का मतलब होता है हमारे पास वाटर की फैसिलिटी, है ना, कि प्लानिंग के समय से ही, प्लानिंग हमारे पास कब शुरू हुई थी इंडिया में, प्लानिंग शुरू हुई थी 1951 में। उसके समय से ही हमारे पास जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसमें कुछ खास ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिली है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया ही हमारे पास क्या हो रहा है, कवर कर पा रहे हैं इरिगेशन में। नेक्स्ट लिखा हुआ है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम किसको एनकरेज करता है, सबसे पहली चीज तो है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को एनकरेज करता है। ज्वाइंट फैमिलीज में थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग बाग काम तो नहीं कर रहे हैं। एक ज्वाइंट इनकम पे ही वो लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, अगर एक इंसान कर रहा है और उसमें 10 लोग बाग जो है रहते हैं घर के अंदर, तो कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। हमारे पास जो छोटी इंडस्ट्रीज होती थी, कॉटेज इंडस्ट्री होती थी, वो भी हमारे पास खत्म हो रही है। देखो समझो, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जितना भी हमारे पास कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्री थी वो हमारे पास मेनली ब्रिटिशर्स ने ही खत्म करी थी। कैसे खत्म करी थी, उन्होंने खत्म करी थी हमारे पास, यहाँ से वो सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन, और वहां से अपने फिनिश गुड और फाइनल गुड्स ला करके हमें ही महंगे बेचते थे, है ना। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने खत्म करी थी, और इससे क्या हुआ है, हमारे पास जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी इंपैक्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग से ही जो इंडियन इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा अंडर डेवलप्ड थी, और जो ग्रोथ रेट था वो भी काफी ज्यादा कम था, यानी कि स्लो था। अगर स्लो ग्रोथ रेट होगा, हमारे पास अंडर डेवलप्ड होगी इकोनॉमी, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी कम हो जाती है, और इससे हमारे पास वो लोग बढ़ जाते हैं जो विलिंग टू वर्क है पर उनको काम नहीं मिल पा रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सजेशंस क्या थे अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के। सबसे पहला तो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अगर हम किसी भी तरीके से प्रोडक्शन को अपने बढ़ा दे, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारे पास इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेगी तो लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट अनफॉर्चुनेटली कम हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। रोजगार बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ानी होगी,
जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक हमारे पास जो वर्कर है उसका आउटपुट कितना है, वही हमारे पास प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अगर हमारे पास डिमांड तभी बढ़ेगी लेबर की अगर उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर कोई भी वर्कर हमारे पास अच्छी प्रोडक्टिविटी है, अच्छा आउटपुट दे पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो हमारे पास रोजगार बढ़ जाएगा और बेरोजगारी कम हो जाएगी। इस पॉइंट से लिखा हुआ है हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस के कैसे आप हेल्प कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस को। इसमें बेसिकली आ जाता है कि अराउंड 51 या 52% भी आज भी लोग बाग जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है और बेसिकली वो किस चीज में एंगेज है, वो एंगेज है एग्रीकल्चर में। तो हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं और कौन कर सकता है मदद करेगी हमारे पास गवर्नमेंट। कैसे मदद करेगी, कुछ मैन्योर्स दे दिए, इरिगेशन फैसिलिटी दे दी, सीड्स दे दी, तो ये इसके अंदर आ जाता है कि 52% पीपल आज भी हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सारे के सारे एग्रीकल्चर में एंगेज है। उसके बाद लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे आप उसको मदद कर सकती है, इरिगेशन दे करके, बेटर सीड दे करके, मैन्योर, इंप्लीमेंट्स, क्रेडिट, ये सब चीज दे करके, सब किसानों को नहीं, जो छोटे मोटे किसान है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा एजुकेशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म। देखो बेसिकली हमारे पास एक बहुत अर्जेंट नीड है इस टाइम पे एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की। उसमें भी कुछ वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज, जैसे कि हमारे पास वो कोर्सेज होते हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं। जैसे काफी सारे लोग बाग एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं है सही तरीका क्या है एग्रीकल्चर करने का। अगर उन्हें कुछ समझाया जाए, इस तरीके की चीजें बताई जाए, तो हो सकता है हमारे पास डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर में। ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो नीड है एजुकेशन रिफॉर्म लाने की कंट्री के अंदर। फिर उसके बाद कहां लिखा है कि उसमें भी किस चीज पे, वोकेशनल एजुकेशन पे, वोकेशनल एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है। अगला है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में बेसिकली आ जाता है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं प्रोडक्शन करने के। एक होता है हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन के द्वारा, एक होता है लेबर इंटेंसिव यानी कि लोगों के द्वारा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो यानी कि लोगों को रोजगार मिल जाए, तो कैसे हो सकता है कि हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना होगा। ये इसके अंदर आ जाता है, लिखा हुआ है लेबर इंटेंसिव मस्ट बी इनकरेज इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स के। कुछ हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चलाने होंगे जिसकी मदद से हमारे पास जो रोजगार है वो लोगों को मिल जाए और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हो जाए। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। कुछ आपको प्रोग्राम चलाने होंगे जो हमारे पास क्या बढ़ा देंगे, एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ा देंगे। इसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि सरकार ने क्या कुछ पॉलिसी चलाई थी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। सबसे पहले इसमें लिखा है गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे। गवर्नमेंट का सबसे अच्छा और बड़ा इनिशिएटिव था वो था मनरेगा। मनरेगा होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। वो इसके अंदर लिखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए, क्या इंश्योर करते हुए कम से कम मिनिमम सेफ्टी और जॉब सेटिस्फेक्शन ताकि मिल पाए। उसके लिए सबसे एक बढ़िया एग्जांपल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा, और इसकी डेट भी याद रखना 2005। इसके बाद लिखा है मनरेगा का क्या एम था। मनरेगा में बेसिकली रूरल एरियाज में आपको गारंटीड 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था एक फाइनेंशियल ईयर में। ये हमारे पास क्या कहलाता है, मनरेगा कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी चलाए गए, बिल्कुल चलाए गए सर। जैसे कि हमारे पास नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो कि हमारे पास 2005 में आया था, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, कुछ हमारे पास योजनाएं चलाई गई, कुछ हमारे पास प्रोग्राम चलाए गए जिसकी मदद से अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो जाए। ठीक है जी। और इन जो प्रोग्राम का एम था वो क्या था, एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड कराना। किन सेक्टर में, प्राइमरी में, हेल्थ में, एजुकेशन में और रूरल शेल्टर में। ठीक है जी। यही था हमारे पास बेसिकली चैप्टर। और इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स कुछ खास नहीं है, बस एक ही इंपॉर्टेंट डेट है जो मनरेगा की यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वो कब हुआ था 2005 में, वो आपको याद रखना है। वो मैंने पीछे मार्क भी कराया था। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।